नमस्कार, टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शिखर पांडे आप सभी भाई बहनों का खुले दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक तरीके से सब ठीक चल भी रही होगी। क्यों सब ठीक ठाक है? रीता पांडे जी, मालविका, पूनम जी, स्मिता, आरती, अमित जी, सुशीला जी, रध्येश, अंशु, मुराद, रीना जी, बहुत सारे लोग। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता में 2 क्लास लिया था और हड़प्पा सभ्यता को लेकर के बहुत बेसिक बातें आपको बताने का प्रयास किया था। और वो इतनी बेसिक सी बातें हैं, लेकिन वो इतनी जटिल सारी बातें अपने आप में हो जाती हैं कि लोगों को समझ में आती नहीं है वो बातें। पिछली 2 क्लासेस में हमने कुछ बेसिक बातों पे बात की, तो उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से वो बातें आपके पहले तो नहीं स्पष्ट रही होगी, लेकिन अब वो स्पष्ट जरूर हो गई होगी। उसी कड़ी में आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आज हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो समझ लें कि क्या क्या आज के हमारे टॉपिक होंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हड़प्पा सभ्यता। लगातार सारी परीक्षाओं में एक प्रश्न तो आता ही आता है। हड़प्पा सभ्यता से एक प्रश्न वैदिक काल से संबंधित, एक प्रश्न महाजनपद काल अर्थात जैन बौद्ध विदेशी आक्रमण महाजनपद काल को मिलाकर के 16 महाजन को मिलाकर के लगभग 2 प्रश्न। फिर मौर्य काल की बात किया जाए तो एक प्रश्न निश्चित रूप से वहां से। मौर्योत्तर काल से कभी कभी प्रश्न स्किप कर देता है, मौर्योत्तर काल से कभी कभी प्रश्न नहीं आता है। लेकिन हाल फिलहाल की बात देखा जाए तो पिछले 1 वर्ष में सारी की सारी परीक्षाओं में मौर्योत्तर काल से एक प्रश्न निश्चित रूप से आया हुआ है। गुप्त काल से भी ऐसा ही एक प्रश्न। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। आज जो हम लोग काम करेंगे तो वो आज हमारा काम होगा कि हड़प्पा सभ्यता को कुल कितने चरण में बांट करके पढ़ाई किया जाता है। आपके पास पीडीएफ नोट्स है, निश्चित रूप से आप उन सारे नोट्स को लगातार देखते होंगे, न सिर्फ देखते होंगे बल्कि उनको याद करने की कोशिश भी करते होंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको हमेशा से यह बोला हुआ है कि यहां पे जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूं ना, प्रश्न सीधे सीधे यहां से आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। जो कुछ समझाता हूं बोर्ड पे लिख करके, जो कुछ यहां पे तथ्य लिखता हूं, आप देखिएगा सारा का सारा कुछ आपकी परीक्षा में यही बोर्ड से ही देखने को मिल जाएगा। और यहां पे जो सारी बातें लिखते हैं ना, वो सारी बातें आपको पीडीएफ नोट्स में भी लिखी हुई है। तो बहुत डिटेल में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ नोट्स है उसके लिए। और यहां पे जो कुछ मैं लिखता हूं, निश्चित रूप से आप रफ वर्क साथ में जरूर करते चले जाए। नहीं कोई करेगा तो अपना नुकसान करेगा। कितने चरण में बांट करके देखा जा सकता है, तो कुल 3 चरण है, अभी उस पर बात करते हैं। इसके अलावा ये जो चरण है, कुल 3 जो चरण हैं, उसमें पहला जो चरण देखने को मिलता है वो प्राक हड़प्पा चरण कहलाता है। प्राक हड़प्पा चरण आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, बेसिकली वो हड़प्पा सभ्यता विकसित चरण को कहा जाता है। विकसित चरण को ही हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारी ये जो पृष्ठभूमि है, हम जो हैं अभी, हम सारे लोग जो हैं अभी, हम जब नहीं थे अपने अस्तित्व में, लेकिन हमारे अस्तित्व में होने के लिए कुछ पृष्ठभूमि तो बनी होगी ना। हमारे अस्तित्व में होने के पहले, हमारे अस्तित्व में आने के लिए जो पृष्ठभूमि बनी, जो आधार का निर्माण हुआ, वही प्राक कहलाता है। अर्थात हमारे अस्तित्व के या किसी भी चीज के अस्तित्व के ठीक पहले की स्थिति, ठीक पूर्व की स्थिति, वही प्राक कहलाती है, जो कि आधार का निर्माण करती है, बेस का कार्य करती है। तीसरा होगा पतन का काल, हड़प्पा सभ्यता के पतन का काल। प्राक हड़प्पा जो है, इस बात को ऐसे समझिए, ये आधार का कार्य कर रहा है। किसके आधार का कार्य कर रहा है? ये आधार के कार्य कर रहा है विकसित चरण के, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के आधार का कार्य कर रहा है। और कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में क्या कारण रहा, क्या आधार रहा जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ? हड़प्पा सभ्यता का क्या ऐसा कारण हुआ, वहां की परिस्थिति ऐसी क्या हुई जिसकी वजह से यह पतन हो गया? यही चीजें हमें हड़प्पा सभ्यता में मूलतः देखने को मिलती है।
कभी भी आपसे कोई यह पूछे कि भाई हड़प्पा सभ्यता को कैसे आप समझा सकते हैं मुझे, तो भाई सीधे सीधे बात कि किसी भी चीज की जब उत्पत्ति होती है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे दुनिया में कोई जीव हो, पशु पक्षी हो, वनस्पति हो, कुछ भी, किसी भी चीज की जब उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति के पहले, जैसे आप पेड़ देखते हैं ना घरों में, तो पेड़ लगने के पहले, पेड़ उगने के पहले कुछ ना कुछ जल, मिट्टी, वायु, टेम्परेचर, ये कुछ आधारभूत संगठन होते हैं, जिसके बाद ही जब वो समुचित मात्रा में एक नियमित नियंत्रित अनुपात में जब मिलते हैं ना, तभी वो वृक्ष प्रस्फुटित होता है, उसका जन्म होता है। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता अपने भारत देश की मान्य प्राचीनतम सभ्यता, उद्भव कैसे हुआ? कुछ तत्कालीन समय में उन क्षेत्रों में कुछ ऐसे कारण हुए, क्या कारण हुए, दो चार वो बता देना है। और हड़प्पा सभ्यता लगभग 600 वर्षों तक अपने अस्तित्व में विकसित रूप में चलती गई, और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। कैसी स्थितियां बनी होगी इसको भी देख लें। आज जैसे यह कहा जाता है ना कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पारिस्थितिकी का संरक्षण बहुत जरूरी है, ऐसी चीजें बताई जाती हैं लगातार। आप टीवी पे देखते होंगे, न्यूज़पेपर में देखते होंगे। क्यों? कंजर्वेशन इनका जरूरी होता है। अगर इनका कंजर्वेशन न किया जाए तो निश्चित रूप से हमारी पृथ्वी पर संकट उत्पन्न होगा। बहुत सारे जीवों की मृत्यु हो जाएगी, और जो एक चक्र है, साइकिल होता है ना, लाइफ साइकिल, वो प्रभावित हो जाएगा। जब असंतुलन पैदा होगा तो निश्चित रूप से मानव समुदाय का अंत हो जाएगा। कार्बन चक्र आप जानते होंगे। तो लाइफ साइकिल को जीवित रखने के लिए प्रत्येक जीव, प्रत्येक वनस्पति का होना, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है हमें अपने आप से, उस सबका होना बहुत जरूरी है। और उनके संरक्षण के लिए ज्योग्राफी में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, जैव विविधता पार्क बनाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ताकि मनुष्य अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, और जंगलों में जो स्वतंत्र रूप से जीव जानवर या फिर वनस्पतियां हैं, अगर किन्हीं कारणवश वो विलुप्त हो रही हैं, तो हम मानव ये अभयारण्य, ये जैव विविधता पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान वगैरह बना के उनका संरक्षण कर तो सके, ताकि इमरजेंसी स्थिति में हम उनके माध्यम से और उनकी जाति प्रजाति के जीव पैदा कर सके, ताकि संतुलन पृथ्वी पे बना रहे। तो कुछ वैसी ही स्थिति बनी कि हड़प्पा सभ्यता का किन्हीं कारणों की वजह से जन्म होता है और किन्हीं कारणों की वजह से इसका पतन हो जाता है। यही तीन बातें हमें देखने को मिलती हैं पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता में। और ये सारी की सारी बातें अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि हड़प्पा सभ्यता की हमारी जानकारी का स्रोत क्या है, हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी का स्रोत क्या है, तो हमारी जानकारी का स्रोत है भाई सीधे सीधे पुरातात्विक, अर्थात खुदाई। किताबों में कोई लिखी हुई बातें नहीं है। अब ये नहीं कि आज की किताबों में जो जानकारी हड़प्पा सभ्यता के विषय में लिखी हुई है वो कहां से मिली? वो खुदाई से जो पुरातत्व निक्षेप प्राप्त हुए हैं, सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, उन्हीं को हमने अपने वर्तमान नजरिए से समझ करके किताबों में लिख दिया इतिहासकारों ने। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का हमारे पास जो स्रोत है ना, वो पुरातात्विक स्रोत है। खुदाई से जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उन्हीं को हमने कलमबद्ध कर दिया है इतिहासकारों ने किताबों के रूप में। तो हमारे पास जानकारी का जो स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। चले, प्राक हड़प्पा आधार का कार्य करती है। प्राक हड़प्पा जो चरण है ना, वो आधार का कार्य करती है किसके? विकसित हड़प्पा चरण के, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और विकसित होते होते एक एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है उस समय काल के हिसाब से, और एक्सट्रीम पे जाने के बाद कुछ ऐसे कारण रहे, 8-10 कारण रहे, जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, देखेंगे ये जो
प्राक हड़प्पा चरण है, प्री हड़प्पन एज, ये जो काल है प्राक हड़प्पा, ये कब से कब तक एक हड़प्पा सभ्यता, बड़ी सी सभ्यता लगभग 600 वर्षों तक अपने विकसित रूप में रही। तो इसका जो बेस बनता है, मोटे तौर पे इतिहासकारों ने मोटे तौर पे, कोई फिक्स यह पक्की बात नहीं है, एक मोटा अनुमान लगा लिया गया कि एक विकसित रूप में पहुंचने के लिए, आदिम रूप से विकसित रूप में पहुंचने के लिए मोटे तौर पे कितना समय लग सकता है। तो एक अनुमान लगा लिया लोगों ने कि लगभग 3500 ईसा पूर्व से, 3500 ईसा पूर्व से लेकर के मोटे तौर पे लगभग 2500 ईसा पूर्व तक, अर्थात लगभग 1000 वर्षों में विकसित हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। ये सारी बातें समझने के लिए परीक्षा में यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ये समझने के लिए बातें हैं। इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ताओं का यह मानना रहा, यह अनुमान रहा कि लगभग 1000 वर्षों के दौरान हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की पृष्ठभूमि बनती है। वो जो पृष्ठभूमि बनी वही प्राक हड़प्पा चरण या समय के नाम से जाना जाता है। जो विकसित चरण रहा वो मोटे तौर पे 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक, ये मोटा अनुमान है, ये एक मोटा अनुमान है। लगभग विकसित चरण में कितने वर्षों तक रही, तो यह 600 वर्षों तक अपने मूल स्वरूप में रही हड़प्पा सभ्यता। और लगभग 600 वर्षों के मूल स्वरूप में रहने के बाद, विकसित स्थिति में रहने के बाद, किन्हीं कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है और 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन आरंभ हो जाता है। पतन एक ही दिन में नहीं हुआ, पतन एक ही दिन में नहीं हुआ। जब 3-4 दिन बाद हम पतन का काल देखेंगे ना, तो पतन के बहुत सारे रीजन बताएंगे आपको, और प्रश्न महत्वपूर्ण होता है परीक्षाओं के लिए। पतन एक ही दिन में नहीं हुआ। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़ी सी सभ्यता, बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता कहने का मतलब आपको बताया था, हड़प्पा सभ्यता का मतलब सिर्फ हड़प्पा एक स्थल नहीं, हड़प्पा जैसे लगभग 2800 स्थल बिखरे पड़े हुए हैं, और सारे के सारे 2800 स्थलों में तमाम बातें एक जैसी ही देखने को मिलती हैं, तमाम बातें, तमाम वस्तुएं एक ही प्रकार की देखने को मिलती हैं। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया ये सारे के सारे स्थल किसी एक सभ्यता के ही अंग रहे, किसी एक प्रशासन शासन के द्वारा ही संचालित होते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज पूरे देश में नियम कानून एक जैसे हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक जैसे ही नियम कानून। वस्तुएं जो देश में बनती हैं, चाहे तमिलनाडु की वस्तुएं बनारस में मिल जाएं या बनारस की वस्तुएं तमिलनाडु में मिल जाएं, हम आसानी से समझ पाते हैं कि पूरा भारत एक है। वैसे ही यहां की जो वस्तुएं खुदाई से हमें मिली, वो हमें यह बताती हैं कि निश्चित रूप से ये सारे के सारे 2800 से अधिक जो स्थल हैं वो किसी एक शासन प्रणाली के ही अंग रहे। इसी वजह से सारे के सारे स्थलों को सम्मिलित रूप से हड़प्पा सभ्यता कहा गया। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अब देखें, ये जो प्राक हड़प्पा चरण है, थोड़ा सा भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्राक हड़प्पा चरण अगर कभी परीक्षा में पूछा जाएगा, 2 प्रश्न कि भाई हमारे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का स्रोत क्या है, तो किताब स्रोत नहीं है, साहित्यिक स्रोत हमारे पास नहीं है, पुरातात्विक स्रोत है। याद रखिएगा एक तथ्य। दूसरा तथ्य याद रखिएगा, ये जो देखा यहां पे कि हड़प्पा सभ्यता मोटे तौर पे कितने वर्षों तक अपने अस्तित्व में रही, तो यह जो है लगभग 600 वर्षों तक। 2 प्रश्न बन गए अभी तक, और ये दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं कभी ना कभी। प्राक हड़प्पा चरण की बात करें तो प्राक हड़प्पा चरण में
बहुत सारे इस चरण से अर्थात लगभग 3500 से 2500 ईसा पूर्व के लगभग 1000 वर्षों में बहुत सारे स्थल रहे होंगे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने में कुछ भूमिका निभाई होगी। तो वहां से कुछ खुदाई में साक्ष्य मिले होंगे। तो प्राक हड़प्पा चरण से संबंधित कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं और इन प्रमुख स्थलों से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है खुदाई के दौरान, एक प्रश्न यह भी महत्वपूर्ण बनता है। पहले तो यह समझ लें कि प्राक हड़प्पा जो चरण है ना, वो आधारभूत या आधार का कार्य करता है, यह बेस का कार्य करता है किसके? विकसित चरण के लिए। इसमें जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, तो इसमें अगर हम बांट करके देखें, आपको यह बताया हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल है ना, या तो भारत में प्राप्त हुए हैं या तो फिर पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल, कभी पेपर में यह आ गया कि निम्नलिखित किन देशों से हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे ज्यादा भारत से प्राप्त हुए हैं और उसके बाद पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अपवाद में एक अफगानिस्तान आता है। वो क्या मुद्दा है, थोड़ी देर रुके रहे, मैं बताता हूं। प्राक हड़प्पा चरण के प्रमुख स्थल कौन से हमें जानकारी में आए हैं, वहां से क्या साक्ष्य मिला है खुदाई के दौरान। अगर बांट करके देखा जाए, पहले करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान देश में कौन से प्रमुख क्षेत्रों में कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं, तो पाकिस्तान देश में एक क्षेत्र है बलूचिस्तान, नाम सुना होगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान कहां पे है, तो आपको पहले भी बताया है, ये जो एरिया है ये सब पाकिस्तान का एरिया है और ये जो है ना, यही है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान को एक और शब्द दिया गया है, रोटी की टोकरी कहा जाता है। रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी कहा जाता है। ये जो बलूचिस्तान क्षेत्र है ना पाकिस्तान का, यहां से प्राक हड़प्पा चरण से संबंधित कौन से कुछ प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं, तो एक नाम है मेहरगढ़ का, नाम सुना होगा मेहरगढ़। कुल्ली, नाल, क्षोभ, इसके अलावा किली गुल मोहम्मद, एक ही नाम किली गुल मोहम्मद, ये जगह का नाम है भाई, किसी भाई साहब का नाम नहीं है। इसके अलावा अंजीरा आदि ऐसे ऐसे स्थल हैं, ऐसे ऐसे स्थल हैं जहां से प्राक हड़प्पा चरण अर्थात 3500 से 2500 ईसा पूर्व के दौरान के कुछ साक्ष्य खुदाई से प्राप्त हुए हैं। आज भी जब हम खुदाई करते हैं, समझिए, आज भी जब हम खुदाई करते हैं ना, तो हमें कुछ न कुछ कंकाल आदि मिल जाता है। कभी कभी कुछ चवन्नी अठन्नी, 1 पैसा 2 पैसा टाइप की मुद्राएं भी मिल जाती हैं। अब हमारा ज्ञान तो सीमित है, आम जनता का ज्ञान तो सीमित है। वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा कि बहुत प्राचीन चीज मिली हुई है। लेकिन जब वो लैब में जाएगा, पुरातत्ववेत्ता अलग अलग विधियों से उसकी वैज्ञानिक जांच परीक्षण करेंगे ना, तब पता चलेगा कि ये कितना 1000 साल पुराना है। और इसका जो एक सबसे प्रामाणिक उम्र पता करने का तरीका होता है ना, उम्र पता करने का तरीका किसी भी वस्तु का, चाहे हम हो, इंसान हो, चाहे कोई वस्तु हो, उम्र पता करने का तरीका क्या होता है, सबसे अच्छी एक विधि जो है वो है कार्बन 14 विधि। यूरेनियम पद्धति भी आप जानते होंगे, साइंस में पढ़ा होगा, कार्बन 14 डेटिंग। आप सारे लोगों को जानकारी है कि प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में अनिवार्य घटक कार्बन होता है। केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा भी होगा 11वीं 12वीं में, सारे लोग 11वीं 12वीं तो पढ़े ही हैं, मोस्टली लोग अनिवार्य रूप से साइंस रखते ही हैं।
वहां पे आपने पढ़ा होगा कार्बन अनिवार्य घटक होता है। और अर्ध आयु एक टॉपिक देखने को मिलता है केमिस्ट्री में 11वीं 12वीं में, अर्ध आयु काल। जब कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, कोई चीज जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो समय के साथ उसमें कार्बन की जो मात्रा है ना वो घटती चली जाती है। वो वैज्ञानिकों को यह पक्का पता होता है कितने समय में, कितने वर्षों में कार्बन की मात्रा आधी हो जाती है, चौथाई हो जाती है, ये वैज्ञानिकों को पता है। आप में से जो बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं तो 11वीं 12वीं में पढ़ने वाला नहीं था, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे। तो एक निश्चित समय के बाद कार्बन की मात्रा घटती है। वो कार्बन की मात्रा कितनी घट रही है या कितनी घटी हुई है, मान ले हम कहीं खुदाई कर रहे हैं, हमें कोई कपाल खंड मिल गया, खुदाई में कोई हड्डी मिल गई, हम तो नहीं समझ पाए, वैज्ञानिक उसको ले गए प्रयोगशाला में, और कार्बन का कितना अंश उसमें रह गया है, अगर इस बात को वो पता कर लिए तो वो अनुमान लगा करके बता सकते हैं कि ये जो हड्डी हमें मिली हुई है वो कितनी पुरानी हड्डी रही होगी जीवित अवस्था में। तो उम्र पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कार्बन 14 डेटिंग, यूरेनियम पद्धति। बहुत सारी अब दसों विधियां हैं उम्र पता करने का तरीका। यहां पे हम बात कर रहे थे कि ये जो स्थल हैं ये बलूचिस्तान क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान कहां पे? ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर। और ये स्थल जो हैं प्राक हड़प्पा चरण से संबंधित ये स्थल है। अब एक चीज और यहीं पे समझ लें, खुदाई जो होती है ना, पुरातात्विक क्रियाकलाप में जो खुदाई होती है, ये दूसरे टीचर आपको न कभी बताए होंगे, न कभी आपको देखने को मिलेगा। जब आईएएस की तैयारी करेंगे तभी आपको मिलेगा ये सब जानने के लिए। मैं बता देता हूं, ये सब पढ़ने पढ़ाने चीज नहीं होती है, मैं बताता हूं, आप समझिएगा। पेपर में आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा ये सब। ये जो खुदाई होती है, खुदाई के दो तरीके होते हैं। जो पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करते हैं किसी पुराने स्थल की ना, वो दो प्रकार से करते हैं। एक वर्टिकल अर्थात लंबवत, और एक होता है हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज। समझिएगा, ये सब बातें अगर समझ लिए ना तो हड़प्पा सभ्यता किसी को भी बहुत अच्छे से समझाएंगे आप। ये जो लंबवत होता है, मान लें जिस जगह पे आप अभी खड़े हैं या बैठे हैं, जिस जगह पे आप अभी खड़े हैं या बैठे हैं, आप उस जगह पे ही हमने खुदाई करना शुरू किया, आपने खुदाई करना शुरू किया। मान लें 2 मीटर का यहां आप बैठे हुए हैं और 2 मीटर का ये एरिया लेकर के 2 मीटर लंबाई में आपने खुदाई करना शुरू किया, फावड़ा चलाना शुरू किया। आप नीचे जा रहे हैं, खुदाई करते करते नीचे जा रहे हैं। यहां पे हो सकता है कि मिट्टी का रंग कुछ और हो, यहां पे मिट्टी का रंग कुछ और हो, यहां पे कुछ और चीजें प्राप्त हो रही हैं, यहां पे कुछ और चीजें प्राप्त हो रही हैं। लगातार आप नीचे चले जा रहे हैं। एक तो ये तरीका होता है, ये क्यों महत्वपूर्ण होता है वो भी बताते हैं। दूसरा जो होता है क्षैतिज, यहां पे लंबवत खुदाई कर रहे हैं आप 2 मीटर का एरिया लेकर के, सिर्फ 2 मीटर। जैसे बोरिंग वगैरह होता है ना, मान लो बोरिंग वगैरह होता है ना 50 सेंटीमीटर में बोरिंग करना शुरू करते हैं। ये होती है लंबवत खुदाई। बोरिंग जो होता है ना वो लंबवत खुदाई होता है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें लेवल पता चलता है ना, लेवल पता चलता है ना, कितने लेवल पे कितनी गहराई में पानी है, यही पता चलता है ना। इस लंबवत खुदाई से हमें फायदा क्या होता है? आज मान लें अभी लंबवत पे ही बात कर रहे हैं,
आज जहां पे आप बैठे हुए हैं, आपने खुदाई आरंभ किया, ड्रिल करना शुरू किया, फावड़ा चलाना शुरू किया। आज ये है 2021। थोड़ा सा और नीचे गए और नीचे गए और नीचे गए, आज जहां पे आप हैं 10, 20, 50, 100, 1000 वर्ष पहले भी तो कुछ रहा होगा, और नहीं रहा होगा तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी निकलेगी, या फिर नीचे जाकर के चट्टान मिलेगी, या और नीचे जाकर के पानी मिलेगा, यही सब तो मिलेगा। आप खुदाई करते जा रहे हैं एक छोटे से लेवल पे, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर का दायरा लेकर के आप खुदाई करते जा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? 2021 में आपने यहां से खुदाई करना शुरू किया, नीचे और गए और गए और गए और गए, हो सकता है 1900 का साक्ष्य कुछ मिल जाए। और ये 1900 का साक्ष्य ये कहां से पता चलेगा? ये लैब में पता चलेगा। जो भी अब खुदाई आप नीचे करते जा रहे हैं, चीजें मिलती जा रही हैं, आप लैब में ले जा रहे हैं, उनका परीक्षण हो रहा है, पता चल रहा है ये इतने साल पुरानी है। और नीचे गए और नीचे गए, हो सकता है कि 500 ईस्वी का साक्ष्य मिल गया, और नीचे चले गए और नीचे जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, यहां पे हो सकता है 100 ईस्वी का साक्ष्य मिल गया, और नीचे जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, हो सकता है कि बुद्ध के समय काल का अर्थात 500 ईसा पूर्व का मिल गया साक्ष्य। अर्थात ये जो लंबवत खुदाई होती है, ये जो लंबवत खुदाई होती है ना, इस लंबवत खुदाई से हमें क्या पता चलता है? इस लंबवत खुदाई से हमें कालक्रम का पता चलता है। कोई स्थान कितना पुराना है, अर्थात कितनी पुरानी पुरानी चीजें मिलती हैं, किस समय से यहां पे आबादी देखने को आ रही है लगातार, इससे इस स्थान विशेष की, जहां बैठे हुए उस स्थान विशेष की उम्र का पता चल रहा है, कालक्रम का पता चल रहा है, और किस लेवल पे, किस किस अंतर से वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, किस किस काल की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन क्षैतिज की अगर बात करें, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज में क्या होता है? 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर को आधार बना करके खुदाई आरंभ किया जाता है। अर्थात इसमें किसी एक समय काल की ही, आज 2021 है, लंबवत में क्या किया? आप खुद खोदते चले गए, बहुत नीचे के समय तक आप पहुंचते चले गए, बहुत पहले के समय तक आप नीचे पहुंचते चले गए। लेकिन क्षैतिज में क्या होता है? आप 2021 में ही हैं, और सिर्फ यहां पे आपने क्या किया? 2021 या 2020 या 2019 या 2000, मतलब 10 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर ही यहां पे क्या लेवल था। अर्थात इसमें आप बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, बल्कि किसी खास समय, किसी एक खास समय, विशेष समय की ही संपूर्ण तत्वों की जानकारी हासिल कर रहे हैं, संपूर्ण संस्कृति की जानकारी हासिल कर रहे हैं। संस्कृति की जानकारी, दोनों खुदाई में अंतर होता है। आपको लंबवत खुदाई में यह पता चला कि 2021 में यहां पे कुछ लोग रहते होंगे, क्योंकि पुरानी वस्तुएं मिली हैं। 1900 में भी कुछ लोग यहां पे रहते थे, क्योंकि लैब से पता चला 1900 ईस्वी का भी वस्तु सामान मिला हुआ है, उम्र लैब में पता चलेगा उस वस्तु का। 500 ईस्वी का भी यहां से सामान मिला है, मतलब यह स्थान जहां पे आप बैठे हुए हैं 500 ईस्वी में भी यहां पे कुछ लोग रहते होंगे, क्योंकि सामान मिला हुआ है, वस्तु मिला हुआ है, लैब में पता चलेगा कितना पुराना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 2021 वाला ही, या सिर्फ 1900 वाला ही पूरे के पूरे कल्चर की जानकारी हासिल करनी है कि यह क्षेत्र कितने अनुमानित लोगों की जनसंख्या वाला रहा, या कितने बड़े क्षेत्र में यह संस्कृति फैली हुई थी, तो आप गहराई में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक लेयर पे ही, वृहद स्तर पे क्षैतिज खुदाई करेंगे। ये जो क्षैतिज खुदाई हो रही है, इससे किसी एक समय काल की विशद जानकारी मिलती है। उस स्थान में
लोग रहते थे, कितने बड़े क्षेत्र में रहते थे, इसकी जानकारी मिलती है। किन किन चीजों का प्रयोग करते थे उस संपूर्णता में जानकारी मिलती है, अगर फैलाव लेकर के ज्यादा डिस्टेंस में अगर खुदाई करते हैं तब। तो दोनों प्रकार की खुदाई में अंतर होता है। लेकिन अब समझने की बात यह है कि ये जो लंबवत खुदाई होती है थोड़ी सी सस्ती होती है, लंबवत खुदाई सस्ती होती है, लेकिन ये जो क्षैतिज खुदाई होती है वो महंगी होती है, खर्चीली होती है। हड़प्पा सभ्यता मान लें ये हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल है। ये क्या था? ये समय के साथ आज हम अगर एक महीने के लिए घर को छोड़ देते हैं ना, एक महीने के लिए घर को छोड़ के कहीं और चले गए घूमने, कुल्लू मनाली कर लिया, तो क्या होता है? मिट्टी जमती है, घर के अंदर भी मिट्टी जम जाती है। आते हैं फिर एक महीने बाद सफाई करते हैं, कमर में दर्द हो जाता है। और अगर कोई चीज खुले में हो, बाहर हो, कोई स्थान खुले में हो, तो कितनी धूल मिट्टी आंधी तूफान की वजह से बहुत सारे लोग आस पड़ोस के अपने घर का कूड़ा कचरा डाल देते हैं और धीरे धीरे टीला बन जाता है। मुंबई में आप खासतौर से जाकर के देख सकते हैं, जमीन के ऊपर मलबे का, कूड़े का इतना इतना टीला बना हुआ है। तो वैसे ही हड़प्पा स्थल भी, जो हड़प्पा स्थल था, हड़प्पा सभ्यता वाला, हड़प्पा सभ्यता के काल वाला, वो नीचे दब गया था, ऊपर बहुत सारे गंदगी इकट्ठा हो गई, धूल मिट्टी ये सब इकट्ठा हो गई। 1900 के आसपास की बात थी, 1900 के आसपास की बात थी, 1900 ईसा पूर्व के आसपास की बात थी। कुछ लोग अपने निर्माण आदि के लिए यहां से मिट्टी खोद करके ले जाते थे, मिट्टी खोद करके ले जाते थे। कुछ लोग कहीं गड्ढे को भरने के लिए ये मलबा खोद करके ले जाते थे। कुछ लोग और ज्यादा मलबा या मिट्टी खोद करके ले आ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को बहुत पुरानी वस्तुएं मिलनी शुरू हो गई खुदाई में। वहां आसपास के जो लोग, ग्रामीण लोग थे, हड़प्पा स्थल के आसपास के लोग, उन टीलों की खुदाई कर रहे हैं। मिट्टी उनको आवश्यकता है या कुछ और आवश्यकता है, वो खोद खोद करके वहां से अपने घरों में ले आ रहे हैं। और अगर 200-400 साल तक लोगों ने खोदा होगा तो खोदते कहां तक पहुंच गए होंगे? खोदते खोदते हड़प्पा वाले लेयर पे पहुंच गए होंगे, हड़प्पा सभ्यता वाले लेयर पे पहुंच गए होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो वस्तुएं उस समय के लोग प्रयोग करते थे, अब धीरे धीरे उनकी खुदाई हो रही है, कुछ कुछ चीजें मिल रही हैं। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के दौरान, उस समय काल में, इस हड़प्पा स्थल में जो कुछ ईंट वगैरह रहा होगा, कुछ वस्तुएं रही होंगी, वो खुदाई में लोगों को, आसपास के लोगों को मिलनी शुरू हो गई होंगी। लोगों के मन में जिज्ञासा है, यार यहां तो पुरानी पुरानी वस्तुएं मिल रही हैं। कभी कभी कोई अंग्रेज, ये जो है, कभी कोई हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब हो रही है? जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, 1921। कभी मान लो 10, 20, 50 वर्षों आगे पीछे कोई अंग्रेज इस गांव में घूमने के लिए चला गया, गांव वालों से जानकारी मिली अंग्रेज को कि साहब, हमका लोगों को कुछ मट्टी वट्टी की जरूरत होती है, हम लोग खोदते हैं तो पुरानी पुरानी चीजें मिलती हैं। अंग्रेज का कान खड़ा, अंग्रेज तो यहां पे पैसा लूटने के लिए आए थे, पुरानी पुरानी चीजें मिलेंगी, हम भले आज कद्र न करें, लेकिन यूरोप में बहुत कद्र है, अमेरिका में बहुत कद्र है पुरानी वस्तुओं की। कान खड़ा हो गया उसका, जाकर के अपने साहब को बताया सेंटर पे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे यह बात फैलती गई कि इन क्षेत्रों में ना कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं खोदने पर। अंग्रेजों को पता था भारत सोने की चिड़िया, अंग्रेजों को पता था भारत पुराने जमाने में सोने की चिड़िया, क्या सोना बहुत है। जॉन मार्शल साहब तक यह बात पहुंची
1921 में कि ये जो हड़प्पा है ना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा नाम का एक गांव है ना, वहां के लोग जब खोदते हैं ना कुछ टीलों को, पुराने टीलों को, वहां पे पुरानी पुरानी चीजें मिलती हैं। जॉन मार्शल का कान खड़ा, मौका मिला है, हो सकता है नीचे सोना चांदी हो दबा हुआ। जॉन मार्शल साहब जाते हैं, एक बार दौरा करते हैं, 2 बार दौरा करते हैं, लेकिन समझ में आता है कि यार बेकार है, कुछ है नहीं है। लेकिन गांव वालों ने कुछ और कभी खोद लिया होगा तो बात और नहीं, कुछ काम की चीज मिली है भाई। जॉन मार्शल साहब को और उत्सुकता, इन्होंने कहा दयाराम साहनी को बुलाओ। दयाराम साहनी आए। मार्शल ने कहा होगा दयाराम साहनी से कि दयाराम, क्या तुमने सुना है वहां पे पाकिस्तान में, पंजाब में, वो मांटगोमरी जिला में हड़प्पा स्थान है, वहां से कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं? दयाराम ने कहा हाँ साहब, हम तो जानते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा करो, जाओ थोड़ा सा देखो वहां पे। दयाराम साहनी गए, 8-10 लोगों की टीम लेकर के, फावड़ा कुदाल लेकर के, खुरपी हथौड़ी लेकर के लोग गए। दयाराम ने आदेश दे दिया, खोदो। खुदाई शुरू, खुदाई शुरू, खुदाई शुरू। जो ये टीला था, ये टीला साफ हुआ, ये टीला साफ हुआ, खुदाई शुरू हुई, ये टीला साफ हुआ, टीला साफ हुआ। तो जो हड़प्पा सभ्यता के समय काल का लेयर था ना, वहां तक पहुंच गए। अब यहां पे चला फावड़ा, शेखर पांडे का नहीं, दयाराम साहनी का फावड़ा चला, और चला और चला और चला। अब क्या है, पुरानी हड़प्पा सभ्यता के समय काल में जो ईंटें लोग प्रयोग करते थे, धीरे धीरे वो मिलनी शुरू हुई। और खुदाई किया, तब तक नाचते हुए नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिल गई। अरे रे, क्या कर रहे हो भाई, धीरे से चलाओ, टूट जाएगी, बहुत कीमती है। तुमका क्या पता, तुम तो मजदूर हो, हमें दयाराम को यह पता है कितनी कीमती है। तब तक और खुदाई हुई, और खुदाई हुई, कुछ और चीजें मिल गई। यह लोगों के समझ में आया, अब वो जो वस्तुएं मिल रही है ना, ये जो वस्तुएं मिल रही है ना, ये वस्तुएं लैब में भेजी जा रही हैं। कितनी साल पुरानी है ये पता लगाओ। एक तो वो काम हो रहा है साथ में, और यहां पे खुदाई भी हो रही है। सोना चाहिए लोगों को, चांदी चाहिए था, खुदाई हो रही है। खुदाई होते होते, खुदाई होते होते क्या हुआ, खुदाई होते होते धीरे धीरे ये आकार बढ़ना शुरू हुआ। मान लो 10 मीटर के रेंज में ये खुदाई किया होगा, ये फावड़ा चल रहा है, फावड़ा चल रहा है, फावड़ा चल रहा है। यहां भी कोई चीज मिल गई, वस्तु मिल गई, यहां भी चीज मिल गई, तो ये खुदाई का आकार और बढ़ता गया, 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 बढ़ता गया। और एक समय के बाद अब यहां से इधर वस्तुएं नहीं मिल रही हैं, इधर वस्तुएं नहीं मिल रही हैं। तो यह पता चल गया, ये आकार बढ़ते बढ़ते अगर 2.5 किलोमीटर का आकार हो गया, तो यह समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा स्थल का क्षेत्रफल कितना था। 2.5 किलोमीटर का क्षेत्रफल था। बात समझ में आ रही है, आसानी से बताएंगे। हाँ, ये सारी चीजें आप पहले नहीं जानते होंगे। तो ये अब अनुमान लग गया कि हड़प्पा सभ्यता का विन्यास कितना था, फैलाव कितना था हड़प्पा स्थल का। क्योंकि जितने रेंज में वस्तुएं मिल रही हैं पुरानी पुरानी, वो हमें व्यास या परास या रेंज पता चल गया 2.5 किलोमीटर का। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, हड़प्पा स्थल का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2.5 किलोमीटर। तब तक कुछ दिनों के बाद, ये तो होगी हड़प्पा की बात, कुछ दिनों के बाद कहीं और से उड़ती उड़ती बात निकल करके आई। कहां से अब आई, लरकाना जिला से आई, लरकाना जिला से, सिंध क्षेत्र में लरकाना जिला से। ये 1921 की बात थी। 1922 में कौन से जगह, मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो के गांव वालों ने बताया कि साहब यहां भी मिलता है, जब हम लोग खोदते हैं ना, तो यहां भी पुरानी पुरानी चीजें मिलती हैं। अंग्रेजों के कान फिर खड़े हुए। इस बार राखल दास बनर्जी को लगाया गया। राखल दास, जाओ बनर्जी वाला काम करो। राखल दास 8-10 लोगों की टीम लेकर के गए, फावड़ा हथौड़ा कुदाल वगैरह लेकर के खुदाई शुरू, खुदाई शुरू। अब यहां भी चीजें मिलने लगी, मिलती गई, 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 मिलती गई।
ये क्षैतिज खुदाई हो रही है, ये क्षैतिज खुदाई हो रही है। होते होते कितना हो गया, ये 5 किलोमीटर का क्षेत्रफल हो गया। 5 किलोमीटर के दायरे में एक ही प्रकार की वस्तुएं मिल रही हैं। अब इधर भी नहीं मिल रहा है, इधर भी नहीं मिल रहा है, तो ये पता चल गया कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो मोहनजोदड़ो नाम का एक स्थल था, उसका प्रसार, उसका क्षेत्र, उसका विस्तार, उसका रेंज 5 किलोमीटर का था। अब ऐसे खुदाई हुई होगी लगभग 2800 स्थलों की, 2800 स्थलों की खुदाई होगी, तभी तो पता चला कि 2800 के आसपास स्थल हैं। तो इसमें यह पता चल गया कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल भाई मोहनजोदड़ो का है 5 किलोमीटर, क्योंकि अन्य जो भी 2799 स्थल हैं 2800 में से, वो 5 किलोमीटर से छोटे ही क्षेत्रफल वाले हैं। तो सैंधव सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था, मोहनजोदड़ो। क्लियर है ना? लेकिन आपको बताया ये सब क्षैतिज खुदाई हो रही है, आपको बताया ये जो क्षैतिज खुदाई होती है ये महंगी होती है, ये क्षैतिज खुदाई महंगी होती है। और ये सारे काम तो अंग्रेजों के समय हो रहे थे, अंग्रेजों को समझ में आ गया, खुदाई होती गई, अंग्रेजों को समझ में आया कि पुरानी वस्तुएं मिल रही हैं, पुरानी एक सभ्यता है, सोना चांदी नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा खुदाई नहीं हुई, बहुत ज्यादा अंग्रेजों के समय खुदाई नहीं हुई। और जब अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया 1947 में, तो क्या हुआ, जब अंग्रेज गए तो भारत कैसा था, भारत गरीब, पाकिस्तान और गरीब और गरीब। जब पैसा है नहीं तो खुदाई कहां से होगी, पैसा नहीं है तो खुदाई कहां से होगी। मोदी सरकार आई है, कह रही है कि पैसा की कमी नहीं है, तो मोदी सरकार आई है और आगे की भी सरकारें आएंगी, कहेंगी पैसा नहीं है तो खुदाई करो। जब खुदाई करेंगे तो और नई नई जानकारी मिलेगी, जब नई नई जानकारी मिलेगी तो आने वाली पुस्तकों में क्या होगा, संशोधन होगा, आने वाली पुस्तकों में क्या होगा, संशोधन होगा। क्लियर है भाई? अब हड़प्पा सभ्यता को आप बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे, कैसे कैसे हुआ होगा, ठीक है। बस अब हमें तथ्य याद कर लेना है। लूटते रहिए, मजा आ रहा है अमित जी, तो पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, लूटिए फिर, ठीक है। उम्मीद करता हूं सारी ये समझ वाली जो चीजें हैं ना वो सब अब विकसित हो गएंगी हड़प्पा सभ्यता को लेकर के, और उम्मीद करूंगा कि मेरे से पहले इतने अच्छे तरीके से आप हड़प्पा सभ्यता के इस पुरातत्व को नहीं समझ रहे होंगे। जुड़ने से मेरे फायदा होना चाहिए निश्चित रूप से। कल से अब तथ्यों वाली बातें शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो चरण बता रहा था ना, अब यहाँ पे जो तथ्य वाली चीजें हैं मेहरगढ़ को लेकर के वो देखेंगे, जो जो महत्वपूर्ण है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तथ्यात्मक सारी बातें हम लोग करना शुरू करेंगे फटाफट। अगले 3 से 4 दिनों में ये टॉपिक फिर हम लोग खत्म करेंगे। एक बात और कि इसमें जो ये विकसित चरण है ना, अब आप थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जो विकसित चरण है, सबके पास पीडीएफ है, देखे। विकसित चरण में जो प्रमुख स्थलों का विवरण है ना, प्रमुख स्थलों का विवरण, अब फटाक से उनको याद करना आप शुरू कर लीजिए। अगले 1-2 दिन में करीब 10 से 15 प्रमुख स्थल हैं आपके पीडीएफ नोट्स में लिखे हुए, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। लोथल से बंदरगाह प्राप्त हुआ है, हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से ये प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ है। अब ये सब थोड़ा सा ये समझने की चीजें नहीं है, खुदाई में क्या क्या चीजें कहां से मिली हुई हैं, बस आप रट्टा मारना उसको शुरू करेंगे, ठीक है। जहां पे समझाने की बात होगी, जहां पे बताने की बात होगी, हालांकि मैं कराऊंगा, मैं वो भी बताऊंगा यहाँ पे बोर्ड पे लिख करके, आप लोगों पे भरोसा नहीं है मुझे, वो भी मैं करूंगा, लेकिन अपने स्तर पे भी उनको फटाफट याद करने की शुरुआत कर लीजिए। मिले फिर? नहीं, 1 लाइनर वाली हरे कृष्ण नहीं, पीडीएफ भिजवाया है, पीडीएफ सर्च करिए, आपके फोन में है।
ठीक है, फिर कोई और बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखेगा। मिलते हैं फिर, धन्यवाद। विशन पाल, मेरे भाई आरओ के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव खरीदना है। देखिए भाई, लूसेंट ऑब्जेक्टिव विशन जी ने पूछ लिया, अब मैं बता देता हूं, मैं कभी भी प्रीफर नहीं करता हूं। लूसेंट पढ़ करके ही अगर अधिकारी कर्मचारी बन जाते सारे लोग, तो सारे लोग बन चुके होते। मेरी नजर में ये छोटी चीज है, और जो भी मास्टर ये सारी बातें कहते हैं ना, छोटे लोग हैं, उनके ज्ञान की एक सीमा है। मेरी नजर में ये सारी चीजें उपयोगी नहीं है। लूसेंट पढ़ना या लूसेंट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना क्या है, उसमें बच्चों वाले प्रश्न हैं, सिर्फ उतने से काम नहीं होगा। अगर उतने से होता तो सारे लोग लूसेंट पढ़ करके तो अभी अधिकारी भी बन गए होते, कर्मचारी भी बन गए होते सरकारी। लूसेंट से क्या होता है आपको मैं बता दूं। लूसेंट क्या है, इसमें बहुत ही सतही स्तर की सारी बातें लिखी हुई हैं। अब जो हमने हड़प्पा सभ्यता समझा, हड़प्पा सभ्यता आज जो हमने समझा या पीछे 2 क्लास में समझा, लूसेंट में मिलेगा नहीं मिलेगा। ये मोटी मोटी किताबों में मिलता है, मोटी मोटी किताबों में। अब जो टीचर मोटी मोटी किताब पढ़ेगा वही तो ये सारी बातें आपको समझा पाएगा, नहीं तो लूसेंट पे तो बिल्कुल बच्चा जैसा लिखा हुआ, बच्चा जैसा वो किताब लिखा हुआ है तो बच्चे जैसे ही प्रश्न दिए होंगे। आपको प्रश्नों के फेर में नहीं पढ़ना है, करना यह है, अगर बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब लूसेंट वो छोटे टीचरों का काम है बताना। ईमानदारी से बता देता हूं, अगर बहुत ज्यादा प्रश्नोत्तर करना है ना, तो आने वाले दिनों में और एडवांस टाइप के प्रश्न बनते जाएंगे। बढ़िया सा नोट्स होना चाहिए, मॉडल प्रश्न भी अगर सॉल्व करना है तो बढ़िया स्तर के होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सॉल्व करना है तो घटना चक्र का पुनरावलोकन ये सॉल्व करिए सारे विषयों का, अगर सॉल्व ही करना है। इसमें क्या है, लास्ट ईयर का पेपर दिया हुआ है, और किसी भी विषय में इसमें लास्ट ईयर पेपर दिया हुआ है और चैप्टर वाइज दिया हुआ है, और बॉक्स बना करके एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो ये आपके मतलब की हो सकती है। हालांकि मैं इसको भी मना करता हूं, मैं अपना विषय इतना ज्यादा गहराई में ले आकर के पढ़ाता हूं कि मैं इसको भी मना करता हूं। इसकी सारी बातें आपके बोर्ड पे या आपकी कॉपी में लिखी मिल जाएंगी, मैं अपने विषय में इसको भी मना करता हूं। लेकिन बहुत अगर इच्छा है किताब पढ़ने की, ये किताब नहीं है, यह है गाइड। चाहे तो आईपीएस को ले सकते हैं, ठीक है भाई। मैं याद करा दूंगा संदीप जी थोड़ा सा आंवला वगैरह और क्या क्या होता है, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, ये सब पीना शुरू करिए, भूल जाते हैं संदीप जी तो। ठीक है, चले, कोई और बात होगी लिखिएगा फिर। धन्यवाद।